हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 9 के रसायन विज्ञान का तीसरा अध्याय जिसका नाम है परमाणु अणु एवं आयन, एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड आयन्स में 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। चूंकि दोस्तों मैंने परमाणु अणु एवं आयन चैप्टर को समाप्त कर दिए हैं, आज हम सिर्फ देखेंगे कि इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिए तो इससे एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इस तरह से पढ़ने के लिए आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुनील ज्ञानम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, बिना समय को व्यतीत किए चलिए चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। दोस्तों, मैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको मैं एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगा, एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट रदरफोर्ड, डाल्टन, प्राउस्ट, बोर। तो दोस्तों, एक वैज्ञानिक था जॉन डाल्टन, उन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य होते हैं। अविभाज्य का मतलब होता है जिसे विभाजित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आधुनिक अन्वेषणों के आधार पर यह प्राप्त हुआ है कि परमाणु के भी छोटे छोटे कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसके कारण जॉन डाल्टन का कथन गलत हो गया कि परमाणु अविभाज्य होते हैं। परमाणु को विभाजित हम कर सकते हैं, ठीक है। किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने कहा, अर्थात हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि तत्व का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी तत्व का वह सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा लेकिन वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। जबकि यौगिक का वह सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है परंतु वह स्वतंत्र अवस्था में रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अणु कहते हैं। तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है? आपका परमाणु भाग लेता है। कौन लेता है? परमाणु। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में कुल कितना परमाणुकता है? कुल कितना परमाणुकता है? तो दोस्तों, परमाणुकता को सबसे पहले समझिए। परमाणुकता कहता है कि किसी यौगिक में उपस्थित या किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणु के योगफल को परमाणुकता कहते हैं। जैसे दोस्तों समझिए कि H2SO4 में कुल कितना परमाणुकता, तो आप बोलिएगा कि H में देखिए कितना परमाणु है? H में 2 परमाणु है, S में 1 परमाणु है, O में 4 परमाणु है। कितना? 4 परमाणु है। तो 2 1 3 3 4 7, अर्थात H2SO4 में कुल 7 परमाणुकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, कहता है कि मानक ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो मैंने दोस्तों लिखाया था, मैंने बताया था किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन, ठीक है, एसटीपी और एनटीपी पर 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए 22.4 लीटर, ये हमारा राइट आंसर हो गया। और हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है। 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या क्या होगा? क्या मोलों की संख्या क्या होगा? दोस्तों, मोलों की संख्या निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब परमाणु द्रव्यमान दिया गया है और परमाणु द्रव्यमान उस एलिमेंट का दिया गया है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान उसका जो है ग्राम में दिया गया है, तब किस तरह से निकलेगा? तो हम बोले थे कि मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान उस एलिमेंट का ग्राम में दिया गया द्रव्यमान। देखिए, दिया गया है ग्राम में, दिया गया है 46 ग्राम दिया गया है, तो बोलेंगे 46 ग्राम बटा उस तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान, अर्थात सोडियम का देखिए कितना है? सोडियम का द्रव्यमान 23 है, तो हम बोलेंगे यहाँ 23 ग्राम। इसको काट दीजिए, 23 गुना 46, 2 मोल, जिसका आपका ये राइट आंसर आ गया। कितना आ गया? 2 मोल, ये आपका राइट आंसर आ गया। और हमारा कहता है कि एवोगाड्रो स्थिरांक का मान कितना होता है?
आप लोग जानते हैं दोस्तों मोल क्या होता है। एवोगाड्रो, हम बोले थे कि एवोगाड्रो संख्या 6.022 गुना 10 पर पावर 23 कण को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एवोगाड्रो स्थिरांक बोलते हैं। एवोगाड्रो स्थिरांक को हम दोस्तों Na से सूचित करते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आंसर आ गया 6.022 गुना 10 पावर 23, ये आपका राइट आंसर हो गया। और हमारा सातवां है कि निम्नलिखित में कौन त्रिपरमाणुक अणु है। त्रिपरमाणुक अणु कहने का मतलब जिसमें 3 परमाणु होना चाहिए। आप देख लीजिए, O में 2 परमाणु है दोस्तों, जो लटका हुआ है वही आपका परमाणु होता है। देखिए 2 लटका हुआ है, 2 परमाणु। हमारा मुख्य उद्देश्य जिसमें 3 परमाणु हो। O में देखिए 3 परमाणु आ गया 3 परमाणु O3। और उसके बाद H2SO4 में H में 2, S में 1, O में 4, 7 हो गया। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। NH4 N में भी 1 परमाणु है, H में 4 परमाणु है, तो कुल हो गया 5। लेकिन O में 3 है। हमारा काम ही था, हमारा मेन मकसद था त्रिपरमाणु अणु कौन सा है, तो ये हमारा राइट आंसर बी हो गया O3। ठीक है, और कहता है कि अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन का संयोजकता क्या होता है। तो दोस्तों संयोजकता को समझनी होगी, किस तरह से फॉर्मूला बनता है ये आप लोगों को मालूम होगा। दोस्तों देखिए बोलता है कि NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होगा। तो दोस्तों जब मैंने आप लोगों को बताया था कि रासायनिक सूत्र किस तरह से बनता है, उसमें मैंने बताया था कि नाइट्रोजन का जो है, नाइट्रोजन का जो संयोजकता होगा उसको उसके सामने लिखिएगा और हाइड्रोजन का संयोजकता उसके नीचे लिखिएगा। हम मान लेते हैं, देखिए कैसे बना फॉर्मूला। हम देखिए इसमें 2 एलिमेंट है, एक नाइट्रोजन है और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का होता है संयोजकता 3 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। देख लीजिए, नाइट्रोजन का 3 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। मैंने बताया था फॉर्मूला बनाने के लिए कि जो क्षारीय समूह या अम्लीय समूह, इसको आप नहीं समझते हैं तो सिर्फ ये बोल सकते हैं कि संयोजकता के फेरबदल से यौगिक का निर्माण होता है। तो देखिए ऐसे कीजिएगा, फेरबदल से कहने का मतलब ये जो संयोजकता होगा इसमें जाएगा और ये जाएगा इसमें जाएगा और ये जाएगा इसमें जाएगा। तो दोस्तों क्या कर सकते हैं, N हो गया 1, H हो गया 3, कहने का मतलब NH3। तो 3 किसका पहले था, वैलेंसी पहले था N का, मतलब N का जो होगा संयोजकता वो 3 होगा दोस्तों। क्या होगा, 3 होगा दोस्तों। किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा। ये आप याद रखिएगा। अगर आपसे बोला जाएगा कि हाइड्रोजन का कितना होगा संयोजकता, हाइड्रोजन का 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1 है तो 1 होगा। ठीक है, एक और मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाएगा कि Al2O3 में Al का कितना होगा संयोजकता, Al का आप बोलिएगा Al का हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना होगा, 3 होगा। जबकि अगर बोलेगा कि O का कितना होगा, O का बोलिएगा 2 होगा। समझ रहे हैं आप, जो फेरबदल से होगा इसका होगा 2, इसका होगा 3, ये आपका कहलाएगा संयोजकता। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 हो जाएगा। अब पुनः बोलता है कि इथेनॉइक अम्ल का अणुसूत्र C2H4O2 है, इसका सरल सूत्र क्या होगा। दोस्तों मैंने परमाणु अणु एवं आयन में बताया था कि सरल सूत्र या मूलानुपाती सूत्र ये होता क्या है। मैंने बताया था, आपको देखिए दिया गया है C2H4O2 अणुसूत्र आपको दिया है, तो इसका सरल सूत्र या मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। मैंने बताया था किसी यौगिक में उपस्थित सभी परमाणु को जब न्यूनतम अनुपात से दर्शाया जाता है तब उसे सरल सूत्र या मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। न्यूनतम अनुपात का मतलब क्या, मतलब सबसे कम परमाणु वाले को लेकर के सभी परमाणु में जो है भाग कर दीजिए, वही आपका जो आंसर आएगा वही कहलाएगा आपका सरल सूत्र या मूलानुपाती सूत्र। आप दोस्तों बताइए कि C बड़ा है या 4 बड़ा है। ठीक है, मतलब C में जो परमाणु है 2, ये बड़ा है, 2 बड़ा है या 4 बड़ा है, 2 बड़ा है।
आज बताइए, ये तो कंपेयर कर लिए। 2 4 2 में सबसे कम कौन है? 2, तो 2 से हम सभी में भाग दे देंगे। क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो हो जाएगा C2 2 से भाग किए, H4 2 से भाग किए, O2 2 से भाग किए, क्या हो जाएगा? C1 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, O1 हो जाएगा। कहने का मतलब CH2O, ये आपका राइट आंसर आ गया, अर्थात सरल सूत्र प्राप्त हो गया। हमको सिर्फ देखना क्या है कि सबसे कम जिसमें परमाणु होगा उस परमाणु को उठा करके सभी में भाग कर देना है। भाग करने के बाद जो आंसर आपका आएगा वही आंसर अर्थात वही उत्तर आपका कहलाएगा सरल सूत्र या मूलानुपातिक सूत्र। अब देखिए दोस्तों, कौन ऑप्शन है इसका? देखिए CH2O आ गया आपका, ये आंसर राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों। और बोलता है कि सोना का लाइटिंग नाम बताइए दोस्तों। सोना का लाइटिंग नाम दोस्तों मैंने बताया था कि जब तत्व और उसके लाइटिंग नाम बता रहे थे, मैंने बताया था कि दोस्तों ये जो है टॉपिक से बहुत सारे एग्जाम में, ठीक है, इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है। तो दोस्तों इसको आप याद रखिएगा कि सोना का लाइटिंग नाम औरम होता है। क्या होता है? औरम होता है, औरम। देख लीजिए कहा सोना का लाइटिंग नाम बता रहे, नात्रियम है या औरम है या फेरम है या कालियम है, तो ऑप्शन नंबर बी औरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औरम हो जाएगा। और पुनः में बोलता है किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या कहलाती है। जस्ट मैंने बताया था दोस्तों, एक परमाणुकता बोले थे। क्या बोले? देख लीजिए H2SO4 में कुल कितना परमाणुकता है? परमाणुकता का परिभाषा होता है कि अणु में किसी यौगिक के एक अणु में परमाणुओं की कुल संख्या को हम क्या बोलते हैं? परमाणुकता बोलते हैं। वही कहा गया है किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान सभी परमाणु, मतलब परमाणुओं की संख्या कहलाती है। परमाणुकता कहलाएगी या अणुता कहलाएगी या पिंडता कहलाएगी या सक्रियता कहलाएगी। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या कहलाएगी? परमाणुकता कहलाएगी। ठीक है। और पुनः हमारा दूसरा है, सॉरी वर्मा क्वेश्चन है कि चांदी का लाइटिंग नाम क्या होगा? दोस्तों याद रखिएगा कि चांदी का लाइटिंग नाम होता है अर्जेंटम होता है। क्या होता है? अर्जेंटम होता है। आप भूलिएगा नहीं, देख लीजिए अर्जेंटम, फेरम, औरम, कालियम। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्जेंटम हो जाएगा। और हमारा क्वेश्चन 13 है कि सोडियम का लाइटिंग नाम क्या होता है? सोडियम का लाइटिंग नाम आप सभी जानते हैं कि नात्रियम या नेत्रियम होता है। नात्रियम या नेत्रियम होता है। किसका? सोडियम का। लिख सकते हैं आप फेरम, नात्रियम, कालियम, अर्जेंटम। आपका आंसर बी हो जाएगा, नात्रियम हो गया दोस्तों। ठीक है। और मैं आगे क्वेश्चन को बढ़ाऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। ये क्या कहता है? ये कहता है कि एक अणु में उपस्थित सभी परमाणु के द्रव्यमान के योगफल को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट परमाणुक द्रव्यमान, बी आणविक द्रव्यमान, सी आयन द्रव्यमान, डी मोल कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो दोस्तों मैंने आप लोगों को आणविक द्रव्यमान का परिभाषा बताया था कि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणु के परमाणुक द्रव्यमान के योगफल को हम बोलते हैं आणविक द्रव्यमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आणविक द्रव्यमान बोलते हैं। वही यहाँ पर कहा गया है द्रव्यमान के योगफल को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी आणविक द्रव्यमान बोलते हैं। और हमारा क्वेश्चन 15 है, कहता है कि नमक का अणुसूत्र क्या होता है? ये तो आपको मालूम ही होगा कि नमक का अणुसूत्र होता है NaCl होता है। क्या होता है? NaCl होता है। और जल का अनुभार क्या होता है? जल का अनुभार अर्थात आणविक द्रव्यमान क्या होता है? दोस्तों आप लोगों को आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आता होगा। जैसे कि जल हो गया, जल H2O, इसका बताइए कि अनुभार क्या होगा? तो सबसे पहले अनुभार निकालने के लिए देखिए H में क्या परमाणु? 2 परमाणु, तो 2 गुना हाइड्रोजन का कितना होता है द्रव्यमान? 1 होता है। आप लिखिए 1। अब प्लस O में कितना परमाणु? 1, तो 1 गुना O का द्रव्यमान कितना होता है? O का 16 होता है द्रव्यमान, 16। तो 2 अब प्लस 16 बराबर 18 ग्राम। ये आपका आंसर आ गया, जल का अनुभार आ गया। आप देख सकते हैं 13 ग्राम, 18 ग्राम, 25 ग्राम, 26 ग्राम। राइट आंसर आपका चला आया ऑप्शन नंबर बी 18 ग्राम। और कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र क्या है?
दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 होगा। क्या होगा? CO2 होगा। दोस्तों आप कहते हैं कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु, अणु, आयन, मोल। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि परमाणु का परिभाषा महर्षि कणाद ने क्या बताया कि तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, छोटा से छोटा कण, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। कहने का मतलब पदार्थ का सबसे छोटा कण कहलाएगा हमारा परमाणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। देख सकते हैं ये आपका राइट आंसर आ गया। तो दोस्तों मैंने आपको निश्चित अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा दिए हैं। यदि पढ़ा दिए हैं और आप इन्हीं को अच्छी तरह से देखे होंगे तो आप लोग जानते हैं कि तत्व का सबसे छोटा कण कहलाता है परमाणु, जबकि यौगिक का सबसे छोटा कण अणु कहलाता है। ये मैंने आपको बता दिया था। तो वही क्वेश्चन यहाँ कहता है कि तत्व का सूक्ष्मतम कण को क्या बोलते हैं? तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या बोलते हैं? तत्व के सूक्ष्मतम कण कहलाएगा आपका परमाणु कहलाएगा, जबकि यौगिक के सूक्ष्मतम कण को आप क्या बोलिएगा दोस्तों? अणु कहिएगा। ठीक है, मतलब अणु जो है मिलकर के यौगिक का निर्माण करता है, जबकि परमाणु मिलकर के किसका निर्माण होता है? तत्व का निर्माण करता है, अर्थात एलिमेंट का निर्माण करता है। और हमारा क्वेश्चन 21 है, कैल्शियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान निकाले। दोस्तों ग्राम परमाणु द्रव्यमान होता क्या है? तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए आपको परमाणु संख्या मालूम होना चाहिए। जैसे कैल्शियम का संकेत Ca, इसका परमाणु संख्या 20 है। आप लोगों को मैंने बताया था कि यदि परमाणु संख्या सम है तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, यही आपका कहलाएगा परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान निकल गया। परमाणु द्रव्यमान को आप सिर्फ ग्राम में व्यक्त कर दीजिए, इसी को हम बोलते हैं ग्राम परमाणु द्रव्यमान। अर्थात कैल्शियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा आपका कितना? 40 ग्राम। ये आपका राइट आंसर चला है दोस्तों। और हमारा क्वेश्चन अगला है कि मोल शब्द किसने दिया? मोल शब्द किसने दिया? लेबोजियर, प्राउस्ट, डाल्टन, विल्हेम ओस्टवाल्ड। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विल्हेम ओस्टवाल्ड। विल्हेम ओस्टवाल्ड। और हमारा 23 है कि CO2 का आणविक द्रव्यमान निकालिए। इसी तरह से आणविक द्रव्यमान मतलब अनुभार किसका हमको निकालना है? CO2 का। CO2 का देखिए C में कितना परमाणु? एक परमाणु, एक अगुना। कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है, 12। अब प्लस O में कितना परमाणु? 2, तो 2 अगुने O का द्रव्यमान 16 होता है, 16। तो 1 गुना 12, 12। अब प्लस 16 दुना 32 बराबर 44 ग्राम। ये आपका राइट आंसर चलाया। आप देख सकते हैं CO2 का आणविक द्रव्यमान 44 ग्राम, 12 ग्राम, 13 ग्राम, 15 ग्राम। कितना आया दोस्तों? 44 ग्राम। ये आपका राइट आंसर आ गया। और आपका क्वेश्चन है कि 24 नंबर, एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, आप देख सकते हैं कि 6.022 गुना 10⁻23, 24 माइनस 23, 18। कौन सा होगा ये आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले मोल होता क्या है दोस्तों? हम बताए थे किसी पदार्थ के एक अणु में, किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ के कणों की संख्या मतलब एक पदार्थ में कितना कण रहने की संभावना होती है, उन्हीं कणों को हम क्या बोलते हैं? मोल कहते हैं। मतलब एक कण में जो है ना दोस्तों, एक दोस्त में लगभग 6.022 गुना 10⁻23 कण रहने की संभावना होती है। तो हम आप बोल सकते हैं कि एक मोल में कणों की संख्या 6.022 गुना 10⁻23 कण होते हैं। ठीक है, इन्हीं कण को हम क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं दोस्तों। अब कहता है कि नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान निकालिए। आणविक द्रव्यमान कहने का मतलब क्या? आणविक द्रव्यमान मतलब अनुभार। देखिए नाइट्रिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। अब देखिए H में कितना परमाणु? 1, तो 1 अगुना। हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, तो 1 कर दिए। अब प्लस नाइट्रोजन में 1 परमाणु, तो 1 अगुना। नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14, तो लिख दिए 14। फिर प्लस O में कितना परमाणु? 3, तो 3 अगुना। O का द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है, 16 लिख दिए यहाँ पर। तो
1 गुना 1 1 प्लस 14 गुना 1 14 प्लस 48 कितना हो गया 15 प्लस 48 बराबर 63 ग्राम। ये आपका राइट आंसर आ गया। आप देख सकते हैं 61 ग्राम 62 63 64 ये आपका राइट आंसर आ गया। 63 ग्राम आ गया दोस्तों। और मैं क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और करूंगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हमारा 26वां क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या बतावे। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था मोल की संख्या पर, कि मोल की संख्या ज्ञात करने के लिए यदि उस एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान दिया गया है तब मोल की संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान, अर्थात 52 ग्राम दिया गया है। 52 ग्राम बटा उस तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान, कौन सा तत्व है? हीलियम है। इसका कितना होगा ग्राम परमाणु द्रव्यमान? तो इसका हो जाएगा 4 ग्राम। इसको काट दीजिए, आ गया 13 ग्राम। ये आपका राइट आंसर आ गया। कितना आ गया? राइट 13 मोल। मोल में पूछता है तो मोल हो गया 13 मोल। ये आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है। और हमारा कहता है कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात कितना होगा? क्या बोला? H2O में H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात बताइए कि हाइड्रोजन में कितना परमाणु? 2 अनुपात O में कितना परमाणु? O में 1। तो इसका हो गया 2 अनुपात 1, अर्थात ऑक्सीजन में हाइड्रोजन में 2 परमाणु है और ऑक्सीजन में 1 परमाणु है। तो 2 अनुपात 1 हमारा राइट आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 28 कहता है कि किसी भी यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात में उपस्थित रहता है जिसे स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है, जिसे डैश ने दिया, प्राउस्ट, डॉल्टन, लवाजे, बर्जेलियस। दोस्तों मैंने निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर अनुपात का नियम आपको बताया था, ठीक, कि इस नियम का प्रतिपादन 1789 ईस्वी में प्राउस्ट महोदय ने किया। इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में एक ही प्रकार के तत्व हमेशा परस्पर संयुक्त रहते हैं एक निश्चित अनुपात में, जिसे स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। किसने दिया था? प्राउस्ट ने दिया था। कब दिया था? 1789 ईस्वी में दिया था। और हमारा क्वेश्चन 29 है कि डैश के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही नष्ट होता है। उस नियम को हम क्या बोलते हैं? स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम या कार्य ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर डी। बोलिए क्या होगा? दोस्तों मैंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम या अनस्वरता का नियम बताए थे कि इस नियम का प्रतिपादन 1774 ईस्वी में लवभाजे महोदय ने किया। किसने किया? लवभाजे महोदय ने किया। ठीक है, आप याद रखिएगा, लवभाजे महोदय ने किया। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही नष्ट होता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान